आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका या संघीय संसद। संघीय व्यवस्थापिका या संघीय संसद स्विट्जरलैंड संविधान के द्वारा शासन के 3 अंगों में व्यवस्थापिका अथवा संघीय संसद को निश्चित रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि जहाँ तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्य मंडल की सर्वोच्च का प्रयोग संघीय संसद करेगी। 2 सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होगी। स्विट्जरलैंड संघीय संसद एक शक्तिशाली विधानमंडल है और कार्यपालिका तथा संघीय न्यायाधिकरण को इसके अधीन किया गया है। परंतु संघीय संसद ब्रिटेन संसद की भांति संप्रभु संपन्न संस्था नहीं है। पहला, संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है। दूसरा, स्विट्जरलैंड संविधान में लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता को प्राप्त हो गई है, विधानमंडल को नहीं। संघीय संसद की एक अन्य विशेष बात दोनों सदनों की बिल्कुल समान शक्तियां हैं। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। संघीय संसद द्विसदनीय व्यवस्थापिका। 1848 में निर्मित संविधान पूर्व संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था तथा इसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। अब नवीन संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया तथा इस संघीय संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन। प्रतिनिधि सभा। संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिस जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन उरी जैसे कैंटन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होंगे। चुनाव प्रणाली। स्विट्जरलैंड में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है तथा विशेष बात यह कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में ये प्रतिबंध है कि वह एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक संस्था की सदस्य ही प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप में, विवश मताधिकार, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होंगे। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटन ओबवाल्ड, निडवाल्ड, बेसेल सिटी, बेसेल लैंड, एप्पेनजोर, आउटर रोड्स और ओपेनजेल इनर रोड्स में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेंगे तथा शेष 20 पूर्ण कैंटन में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटन द्वारा किया जाएगा। 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था
में इस बात का प्रावधान था कि राज्य परिषद संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटन द्वारा किया जाएगा। परिणामतः व्यवहार में व्यवस्था ये थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लेकिन 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। इस प्रकार विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवस्था में यही स्थिति रही। इस व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्वयं जनता का नहीं वरन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधित्व के चुनाव के संबंध में समस्त शक्ति कैंटनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा और सीनेट संघीय संसद के जो दोनों सदन हैं उनके संबंध में बातें या उनके संबंध में चर्चा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा तथा 1 वर्ष की अवधि के उपरांत उसे तत्काल ही दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकेगा। स्विट्जरलैंड में ये परंपरा चली आ रही कि 1 वर्ष में जिस कैंटन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका हो, दूसरे वर्ष उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अर्थात प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष भिन्न भिन्न कैंटनों से चुने जाएंगे और एक ही कैंटन के सदस्य अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं चुने जा सकते। स्विट्जरलैंड में ये भी परंपरा है कि गत वर्ष के उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तथा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होंगे तथा कानून अधिवेशन बुलाने से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करेगा। सदन के सदस्य या संघीय सरकार आग्रह कर सकती है कि सदन के विशेष अधिवेशन बुलाए जाएं। सदनों की पृथक पृथक बैठक और संयुक्त बैठक। सामान्यतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट की पृथक पृथक बैठक होगी। कोई भी विषय दोनों सदनों से पारित होने पर ही उसे संघीय संसद का निर्णय कहा जाएगा। संयुक्त बैठक। संविधान के अनुच्छेद 157 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न कार्यों के लिए बुलाई जाएगी और उसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष करेंगे। संघीय सरकार के सदस्य तथा अन्य पदाधिकारियों के चुनाव हेतु, उच्च संघीय सत्ताओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद के निपटारे हेतु, समाधान के प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु, विशेष अवसरों पर संघीय शासन की घोषणा सुनने हेतु भी संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक संयुक्त बैठक सार्वजनिक रूप से होगी। कानून के आधार पर किसी विषय पर विचार हेतु गुप्त बैठकों की व्यवस्था की जाती है। गणपूर्ति और निर्णय प्रक्रिया। गणपूर्ति के लिए सदन के बहुमत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठक में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होंगे, लेकिन संयुक्त बैठक में निम्न विषय पर निर्णय के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा। किन्हीं संघीय कानून को अत्यावश्यक घोषित करने हेतु एक मुश्त 20 मिलियन फ्रेंच के खर्च की स्वीकृति देने हेतु या 2 मिलियन स्विस फ्रेंच से अधिक आवर्त व्यय की स्वीकृति हेतु अनुच्छेद 126(3) के अधीन विशेष भुगतान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यय में वृद्धि हेतु संघीय आयोग, संसदीय वर्ग और संघीय सेवाओं की व्यवस्था। संसद अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग, अनुच्छेद 154 में संसदीय वर्ग और अनुच्छेद 155 में संघीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक सदन अपने सदस्यों में से एक संसदीय आयोग नियुक्त कर सकेगा तथा उसे विधायी प्रकृति के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य सौंपे जा सकेंगे। इस प्रकार संघीय संसद के सदस्य किन्हीं कार्यों के संपादन हेतु अपने सदस्यों में से संघीय वर्ग बना सकेंगे तथा संसद को कार्य संपादन में सहायता देने हेतु
संसदीय सेवाएं होगी। संघीय संसद की कार्य प्रणाली की विशेष बात यह है कि संघीय संसद की कार्यवाही का प्रत्येक प्रलेख फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमान चारों ही भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। संघीय संसद की शक्ति और कार्य। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन तथा सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगे जो वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारियों को नहीं सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 में संघीय संसद के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संघीय संसद को विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है। संसद की शक्ति, विधायी शक्तियाँ। संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषय पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त उसे संघीय आधिकारी आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद जिसे सामान्यतः संघीय आदेश घोषित करती है, उसे लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं। संघीय संसद की विधायी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व के संबंध में, करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में, परिसंघ के कार्य और सेवाओं के संबंध में, संघीय कानून को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में, कैंटनों के दायित्वों के निर्धारण हेतु, संघीय संस्थाओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में। अत्यावश्यक व्यवस्थापन अनुच्छेद 165 सामान्य कानून पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को जन्म देती है। अतः विशेष परिस्थितियों के लिए अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। एक संघीय कानून जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो, उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सीमित समय के लिए ही है। यदि किसी अत्यावश्यक संघीय कानून पर 50,000 नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तथा यदि उसे 1 वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तो संघीय संसद द्वारा लागू किए जाने के 1 वर्ष बाद वह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अत्यावश्यक व्यवस्थापन के उपयुक्त प्रावधान के आधार पर संघीय संसद को 1 वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव उसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संसद के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारात हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ प्रारंभ का नियंत्रण भी है। यदि 1 लाख स्वीय मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। निर्वाचन संबंधी शक्ति। संघीय संसद को स्वयं संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद से नियुक्ति निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद, संघीय न्यायालय के सदस्य, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वही संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी और पुष्टिकरण संबंधी अधिकार प्राप्त है। इससे अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। कार्यपालिका शक्तियां। संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका में संघीय संसद की शक्ति निम्न है। पहला, वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति।
अनुच्छेद 166 के अनुसार संघीय संसद विदेशी नीति के निर्धारण में भाग लेने और विदेशी संबंधों का निरीक्षण करेगी, अतः अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी। इस संबंध में अपवाद ये है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समझ शक्ति प्राप्त है, उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालय तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे देता है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करेगा कि परिसंघ द्वारा अपने हाथों में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायकता का मूल्यांकन हो। अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानून के आधार पर होगा। वित्तीय शक्तियाँ। संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार को बजट बनाती है, उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। बजट के संबंध में उसकी स्वीकृति अंतिम होती है, क्योंकि एक ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिवादियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करना, संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण तथा उनके वेतन आदि निर्धारण करना भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखों की भी जांच कर उसे स्वीकृति प्रदान करती है। कैंटनों से संबंधित शक्तियाँ। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह कैंटनों के संविधान और उसके संशोधन की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैंटन विदेश से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार या अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठाते हैं, आंतरिक शांति बनाए रखने और उनके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में ये कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्तियाँ। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पर विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक समाधान की घोषणा करती है। अन्य कार्य एवं शक्तियाँ। सभी शक्तियों के अतिरिक्त अनुच्छेद 173 के द्वारा संघीय संसद को कुछ कार्य और भी सौंपे गए हैं। जैसे पहला, स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वह आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के उपयुक्त प्रथम और द्वितीय कार्यों की पूर्ति हेतु अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश जारी कर सकती है। ये सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है तथा उस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग की लामबंदी कर सकती है। ये राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायता देगी। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघीय संसद को बहुत अधिक व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।